तो दोस्तों मैं फाइनली लेकर आ चुका हूँ आप सभी की भारी डिमांड के ऊपर इंस्पेक्टर ऋषि के पार्ट 2 को। पार्ट 1 को इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, अदरवाइज आपको ये सीरीज बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो एपिसोड 6 शुरू होता है ऋषि के ही फ्लैशबैक से, जहां पर वो कुछ समय से विजी से दूर दूर रह रहा था और एक दिन वो उससे मिलने पब आ जाती है और ये आखिरी फ्लैशबैक से ही कंटिन्यू होता है। वो उससे बात करके उसे माफी मांगती है और उसे वापस आने के लिए कहती है, लेकिन वो बोलता है कि वो यहाँ से चली जाए क्योंकि ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन वो तो अपने इमोशंस में डूबी हुई थी, उसकी बात नहीं मानती। असल में ऋषि यहाँ पर एक गैंगस्टर को पकड़ने के मिशन के तहत आया था, लेकिन एक मिस्टेक से वहाँ पर शूट आउट शुरू हो जाता है जिसमें बहुत सारे लोगों की जान जाती है। लेकिन ऋषि की फिक्र करते हुए वीजी भी वापस अंदर आ जाती है जिसे वो बाहर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच उसे गोली लग जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है और एक गोली यहाँ पर ऋषि की भी आंख को छू जाती है जिससे उसकी आंख डैमेज हो गई थी। तो अब आपको समझ में आया होगा कि उसकी आंख कैसे खराब हुई। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और हम चित्रा को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड हीरा को पिक करती है और उसके साथ टाइम व्यतीत करती है और हम जानते हैं कि वो हीरा को ही पसंद करती है, यानी कि जिस लड़की को वो पसंद कर रही थी उसका नाम यही था। अब वो इमोशंस में बहकर उसको किस कर देती है और हीरा के मन में ऐसा फिलहाल कुछ नहीं था, तो वो शॉक्ड हो जाती है जिससे चित्रा परेशान होकर रोने लगती है कि उसने ये क्या कर दिया। अब यहाँ INR का भी कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है और वो यमुना से बोल देता है कि अगर वो चाहे तो उससे डिवोर्स ले सकती है। अब इसी बीच ऋषि को सत्या का कॉल आ जाता है जिसको खबर मिलती है कि कैथी अपनी सहेली गार्ड के साथ पेट्रोलिंग पर गई थी जिसे शाम को ड्यूटी रिपोर्ट करनी थी, लेकिन अब रात हो चुकी है, लेकिन इन दोनों का कोई अता पता नहीं है। ऋषि जल्दी से सत्या के पास आता है और वो सब यहाँ वहाँ ढूंढते हैं तो उनको वो बेहोश गार्ड तो मिल जाती है जिसके पास फोन पड़ा हुआ था जिसके अंदर रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो उस रिकॉर्डिंग के अंदर ये था कि गार्ड कैथी को मजाक में टीज कर रही थी कि वो ऋषि को पसंद करने लगी है एंड ऑल, लेकिन तभी वहां पर वनराची आ जाती है जिससे डर कर वो लोग भागने लगती हैं। तो वो गार्ड तो गिरकर बेहोश हो जाती है, लेकिन वनराची कैथी को खींचकर अपने साथ ले जाती है। अब वो सब इससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। तो वो ऋषि को मिल जाती है जो कि एक पेड़ के पास बेहोश पड़ी हुई थी जिस पर वो वेब स्पिनर्स घूम रहे थे और लगभग पूरा कुकुन बना चुके थे। लेकिन ऋषि उसे बाहर निकाल कर होश में लेकर आता है जो कि बच तो गई थी लेकिन अब बहुत ही ज्यादा डर चुकी है। तभी उसे गेस्ट हाउस लाया जाता है जहां पर डॉक्टर्स उसे दवाई देते हैं और ऋषि उससे बात करने जाता है जो कि बताती है कि कैसे उन्हें रांची की आवाज सुनाई दी थी, कैसे वो उसे खींच कर लेकर गई जिससे वो बेहोश हो गई और पेड़ के पास कनेर के फूलों की स्मेल से उसको होश आया तो उसने अपने सामने एकदम करीब से वनराची को देखा जिससे उसकी आत्मा अंदर तक कांप गई और फिर वो बेहोश हो गई जिसको ऋषि ने बचाया। तभी ऋषि कहता है कि वो शौक में है और ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर कुछ और होगा, जिस पर यहाँ पर वो कहती है कि वो सच बोल रही है और ऋषि ये बात समझे क्योंकि वो जानती है कि वो भी किसी को देख पाता है और वो जानना चाहती है कि वो क्या देखकर बेचैन सा होता रहता है। अब तभी वो अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड वीजी की कहानी उसको बताता है। तो वीजी असल में उसके सीनियर की बेटी थी जो कि एक फोटोग्राफर भी थी और उसका नेचर काफी अलग, काफी फ्रेंडली टाइप का था जिससे वो दोनों ही दोस्त बन गए और फिर उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। अब धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ता गया तो उन्होंने सगाई भी कर ली, लेकिन फिर चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी क्योंकि ऋषि की जॉब बहुत जरूरी थी और उसका काम अलग टाइप का था और वीजी का प्यार जो कि पॉजिटिव नेचर का था वो कब टॉक्सिक हो गया उसको पता ही नहीं चला। वो उस पर शक करने लगी, उसका यकीन खत्म हो गया जिससे ऋषि की जॉब पर बहुत फर्क पड़ने लगा था। उनके बीच रोज झगड़े होते थे जिससे उनका मेंटल पीस खत्म हो गया था। कभी भी वीजी शक में फोन चेक करती, कभी ऋषि के पेरेंट्स के सामने झगड़ा करती और एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि वो पुलिस स्टेशन तक आकर झगड़ा कर रही थी और वो उससे सारी बातें पूछा करती, लेकिन ऑब्वियसली जॉब पॉलिसीज की वजह से वो उसको सब कुछ नहीं बता सकता था और जब वो नहीं बताता तो वो लड़ाई करा करती और धीरे धीरे उसका हाथ भी ऋषि के ऊपर उठने लगा जिससे कि वो अलग होने लगा था तो वो खुद को हर्ट कर लेती जिससे वो और ज्यादा परेशान रहने लगा। और ऐसे ही एक दिन उस पब के अंदर शूट आउट हो गया जिसके अंदर ऋषि ने वीजी को खो दिया जिससे वो प्यार तो करता ही था और इसलिए वो मान नहीं पा रहा था कि वो जा चुकी है और वो उसको हमेशा दिखती थी और ये असल में उसका ट्रॉमा है, दर्द है। वीजी का अधूरा प्यार उसकी नफरत है जो कि उसके गोस्ट के रूप में उसे हमेशा हॉन्ट करती रहती है। वो कैथी को समझाता है कि उनका दिमाग उनको वही दिखाता है जो कि सच नहीं है और वो जो वीजी को देखता है वो भी सच नहीं है, वैसे ही वनराची भी सच नहीं है।
ये उन किलर्स की बुनी हुई एक झूठी कहानी है जिसे वो एक दिन जरूर सुलझा लेगा। अब हम गांव के अंदर एक लेडी को देख पाते हैं जिसकी नींद खुलती है तो उसकी बेटी तुलसी उसके बेड पर नहीं थी, जिसे वो यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है तो वो उसे घर के बाहर खड़ी हुई मिलती है, जिसके सामने वनराची खड़ी हुई थी, जिसको देखते ही वो लेडी डर से बेहोश हो जाती है, जिसके साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है तुलसी के परिवार को दिखाते हुए, जहां पर उसके पेरेंट्स उसके एग्जॉर्सिज्म के लिए एक प्रीस्ट को बुलाकर लेकर आते हैं क्योंकि उसे वनराची ने पजेस कर लिया था। और प्रीस्ट आकर अपना एग्जॉर्सिज्म शुरू करता है, लेकिन तब तक गांव के कुछ लोग घर आ जाते हैं तो ये एग्जॉर्सिज्म रुकवा देते हैं और तुलसी को बीच चौराहे पर मारने के लिए ले जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से अगर एग्जॉर्सिज्म से कुछ ठीक नहीं हुआ तो वनराची सबकी जान ले लेगी और उनके पास मौका है कि वो पहले ही पजेस हुई को खत्म कर दें। लेकिन मुखिया जी कालिया पेरुमल वहां पर आकर उनको रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुलसी असल में पजेस्ड नहीं है, बस दिमागी रूप से बीमार है जिसे इलाज की सख्त जरूरत है। वो उसको आजाद कर देते हैं, लेकिन गांव के लोग उनको यही कहते हैं कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और उसकी कीमत पूरे गांव को चुकानी पड़ेगी। खैर तभी हमें चित्रा को दिखाया जाता है, जिससे हीरा ये कहती है कि वो भी अब ये एहसास कर पा रही है कि वो भी उसको पसंद करती है और इस तरह से वो रिश्ते में आ जाते हैं। और चित्रा बहुत ही ज्यादा खुश थी, जो कि पुलिस स्टेशन में भी उससे बात करती है तो अय्यानार भी ये नोटिस कर लेता है, जो कि उससे पूछता है इसके बारे में, लेकिन उसे वो ये नहीं बता सकती थी कि वो लेस्बियन है, तो वो चुप रहती है। अब वो ऋषि को बताती है कि जो बाल रतिराम की कार से मिला था वो मंगई की कॉस्ट्यूम विग से मैच नहीं हुआ, ना ही उसकी ड्रेस के किसी पार्ट पर, और विक्टिम्स का कोई भी डीएनए ट्रेस नहीं मिला है। मीन्स मौत के वक्त वो उनके आसपास भी नहीं थी। अब तभी उसकी बेल करवाने के लिए एक लॉयर और उसके पेरेंट्स आते हैं तो ऋषि उसको छोड़ देता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, बस वो अभी शहर से बाहर नहीं जा सकती थी और उसके पेरेंट्स से उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे तो वो उनसे भी बात नहीं करती और घर चली जाती है। तभी ऋषि और टीम डिस्कशन करते हैं कि आखिर चारों विक्टिम्स में कॉमन चीज क्या है, क्योंकि अगर उनको केस को सुलझाना है तो कॉमन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये मर्डर्स रैंडम नहीं है और उनके पीछे कोई ना कोई इमोशन भी होगा, जिस पर अय्यानार ये कहता है कि उसे एंगर का इमोशन दिख रहा है। और अब वो लोग उन चारों के बारे में और डिटेल्स निकालने लगते हैं और अय्यानार बाला की वाइफ रानी के ऊपर नजर रखता है। तभी उसे पता चलता है कि रानी को जब ये बात पता चली कि पुलिस बाला की वर्क हिस्ट्री निकाल रही है तो वो थोड़ी सी परेशान हो गई है और सुरुली नाम के एक आदमी से जाकर मिलती है और उस पर गुस्सा करती है। और अय्यानार बात सुन नहीं पाता, लेकिन समझ पाता है कि हाँ, आर्ग्यूमेंट काफी ज्यादा गर्मा गर्मी वाला है। अब वो सुरुली का पीछा करता है तो सुरुली जंगल के बीच से कुछ बॉक्सेस निकालकर उनको शिफ्ट करने लगता है और अय्यानार की टिप पर सत्या उसका ट्रक रोक लेता है तो ये पता चलता है कि इन बक्सों के अंदर हाथी के दांत, बाघ की खाल, हिरन के सींग और भी जानवरों के बेचने वाले बॉडी पार्ट्स हैं। और सुरुली असल में पोचिंग के धंधे में है। पोचिंग मतलब गैर कानूनी तरीके से जानवरों का शिकार करना और उनके बॉडी पार्ट्स को बेच देना। एंड ऑब्वियसली ये जंगल नो हंटिंग जोन था। अब मिले हुए सामान को सत्या और इरफान कहीं पर शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन वो दोनों भी थोड़े से परेशान लगते हैं, जैसे उनके दिमाग में कुछ अलग ही चाल चल रही थी जो कि हम नहीं जानते थे। अब ऋषि सुरुली से पूछताछ करता है तो वो बताता है कि पोचिंग का नेटवर्क बहुत ही ज्यादा बड़ा है और बाला भी इसी धंधे में था, जो कि जंगल से सब्जियां और फल के बहाने से इल्लीगल एनिमल पार्ट्स यहाँ से वहां ले जाया करता था। लेकिन अचानक से एक दिन उसने काम छोड़ने का फैसला कर लिया और ऊपर वाले लोगों को ये बात पसंद नहीं आई तो उन्होंने उसको रोका और धमकी दी, जिस पर बाला ने पुलिस के पास जाकर सब कुछ सच बताने की धमकी दे दी और फिर अचानक से ही उसका एक्सीडेंट हुआ, वो मारा गया। लेकिन इसके बारे में आज तक ये पता नहीं चला कि उसको मारा किसने। क्या ये पोचिंग वाले हायर लेवल के लोग थे या फिर ये वनराची थी, किसी को नहीं पता। खैर अब उसकी बीवी को अपना बेटा भी पालना था और अगर ये बात बाहर आती तो गांव वाले उन्हें जीने नहीं देते और इसलिए ही रानी को ये सारी बातें छुपानी पड़ी। अब ऋषि एक कोने में खड़ा हुआ था और उसकी टीम और चित्रा यही सब डिस्कशन कर रहे होते हैं। वो बस सुनता रहता है कि पोचर ग्रुप ने ही ये सारी किलिंग्स करी हैं और थियोरी ये बन रही है कि बाला काम छोड़कर पुलिस के पास पहुंच जाता तो उसको मार दिया गया। रॉबर्ट एक फोटोग्राफर था तो उसने उन्हें जंगल में देख लिया होगा और उनकी फोटो ले ली होगी तो उसको भी मार दिया गया। एकम्बरम के ट्रक चलते हैं तो उसके पास परमिट था तो उसके ट्रक में माल यहाँ से वहां जाता होगा। और आखिरी रतिराम भी कोई एजेंट या फिर क्लाइंट होगा। साथ ही साथ चित्रा ये कहती है कि जहां जहां सेल्वी और कैथी पर हमला हुआ था वो जगह पोचर्स के ट्रैप्स के पास थी तो पोचर्स लोगों को मारकर दिखाते हैं कि वनराची का काम है और वो वनराची की कहानी गढ़ रहे हैं ताकि डर का माहौल बना रहे और अगर डर से लोग यहाँ जंगल जाएंगे ही नहीं तो उनका काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अय्यानार इस थ्योरी पर यकीन नहीं करता क्योंकि वनराची के आने पर आने वाली अजीब सी आवाज, स्निफर डॉग्स का डर जाना और ये सारी चीजें बहुत ही अजीब है जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता।
अब तभी ऋषि कैथी के पास जाता है और उससे आखिरी 5 साल में पोचिंग एक्टिविटीज में पकड़े गए क्रिमिनल्स की लिस्ट मंगवाता है। खैर तभी हम इरफान को देखते हैं जो कि अपनी ड्यूटी के लिए निकलता है लेकिन ऑफिस तक नहीं पहुंचता और उनके वॉकी टॉकी से सत्या को हेल्प का मैसेज मिलता है। तो वो उन्हें ढूंढता हुआ जंगल जाता है जहां पर वो बेहोश पड़े हुए थे और वो उन्हें CPR देकर होश में लेकर आता है, लेकिन हम उनके आसपास किसी को उनके ऊपर नजर रखते देखते हैं जो कि धीरे धीरे उनके पास आने लगते हैं और आहट पाकर सत्या पीछे मुड़कर शूट कर देता है, जिसके साथ एपिसोड 7 यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, जहां पर पूरी टीम सत्या और इरफान की तलाश में निकल जाती है क्योंकि वो दोनों ही आखिरी रात से मिसिंग थे। अब ऋषि को उनके डिपार्टमेंट के साथ जाने की परमिशन तो नहीं मिली, तो वो अलग ही अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है और पोचर्स की जानकारी निकालने लगता है क्योंकि उनके ग्रुप के बारे में पता लगाने पर उसे कोई लीड मिल सकती थी और हो सकता है कि उन दोनों को पोचर्स ने ही किडनैप किया हो। और वो कैथी से भी यही बात करता है कि सत्या और इरफान ने जो माल जब्त किया था उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वेयर हाउस तक नहीं पहुंचाया गया, कहीं और भेजा गया है, इसलिए वो लोग टारगेट बन गए और अभी तक वो मिले नहीं है। ये अच्छी बात है क्योंकि वो जिंदा होंगे। अब तक यहाँ पर सत्या के पिता और इरफान की फैमिली भी आ गई थी और सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। हम उन दोनों को देखते हैं तो उन लोगों को कहीं पर कैद करके रखा गया था और उन्हें कैद करने वाला था पोचर ग्रुप का लीडर सेकर, जिसे हमने हाथी के दांत निकालते हुए पहले भी देखा था। सत्या ने वो माल गायब किया, वो असल में सेकर तक पहुंचने के लिए ही किया था क्योंकि वेयर हाउस में जाने पर डिपार्टमेंट के लोग जो सेकर से मिले हुए थे वो उस तक माल पहुंचा देते, लेकिन अब माल सत्या ने कहीं और शिफ्ट कर दिया था तो उसने उन दोनों को ही उठवा लिया। वो उन्हें अब मारने की धमकी देता है, पीट डालता है, लेकिन वो दोनों कुछ नहीं बताते और अब आगे जाकर वो सत्या को और टॉर्चर करता है। इवन वो एक टाइगर के बच्चे को भी लेकर आता है और उसे मारकर उसकी स्किन और बाकी सामान बेचने के लिए रख लेता है, जिसको देखकर सत्या को बहुत दुख होता है और वो उस पर गुस्सा करता है तो वो उसे फिर से पीट देता है। यहाँ पर ऋषि अब सुरुली से पूछताछ करके राज नाम के एक आदमी की लीड निकालता है जो कि इस धंधे में है और राज को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भागने लगता है, लेकिन पुलिस उसको पकड़ लेती है और उससे वो रतिराम के भाई तक पहुंच जाते हैं जो कि शहर छोड़कर भाग रहा था। वो बताता है कि रतिराम असल में पोचिंग के धंधे में था और उसके कहने पर वो 1-2 बार पेमेंट करने भी गया था, जिसे पता भी नहीं था कि वो क्या कर रहा है। लेकिन जब रतिराम मारा गया और उसको पता चला तो वो डर में है और इसलिए वो भाग रहा था, उसने गलती कुछ नहीं करी है। अब ऋषि को उस दिन का कॉल याद आता है जब इंटेरोगेशन के टाइम कॉल आ रहा था और उसने सेकर नाम नोट कर लिया था, तो वो चित्रा से उसके नंबर की आखिरी लोकेशन निकालने के लिए कहता है। अब आखिरी लोकेशन के जरिए वो लोग एक प्राइवेट एस्टेट तक पहुंच जाते हैं जहां पर एक पुरानी बिल्डिंग थी, लेकिन मालिक फ्रांस में रहता था तो गार्ड उन्हें अंदर नहीं आने देता। अब सत्या की पेट बर्ड नीला उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई थी और वो उसकी हालत देखकर बाहर ही मौजूद ऋषि के पास मदद की उम्मीद से जाती है और ऋषि उसे देखकर समझ जाता है कि सत्या पक्का अंदर है। अब वो और उसकी टीम बिल्डिंग में जाते हैं जहां पर सेकर और उसके लोग उन पर हमला करते हैं, लेकिन वो सबको शूट आउट में खत्म कर देते हैं, लेकिन इसी बीच शेखर बचकर भाग जाता है। अब वो लोग सत्या को आजाद करते हैं, लेकिन इरफान को ये लोग पहले ही खत्म कर चुके थे, जिससे सत्या पूरी तरह टूट जाता है। इरफान के परिवार में भी मातम पसर जाता है और ऋषि सत्या को संभालता है जो कि इरफान को अपना भाई मानता था और उसके जाने से वो पूरी तरह टूट चुका था और वो हर टाइम अब रोने लगता है। अब इसी बीच यमुना भी अय्यनार के पास आती है और उन दोनों के रिश्ते अब सुधर चुके थे। अपने मन की शांति के लिए कैथी मदर लियाना से भी मिलने जाती है और वहीं चित्रा की काफी दिन से हीरा से बात नहीं हो पा रही थी, तो वो भी उससे मिलने जाती है, जिसको एक शॉकिंग बात पता चलती है कि आज उसकी शादी है। हीरा बताती है कि वो भी उससे प्यार करती है, लेकिन उसके पेरेंट्स को ये पता चल गया था कि वो लेस्बियन है, तो वो उसकी शादी करवा रहे हैं और वो विरोध नहीं कर सकते क्योंकि अभी सोसाइटी के अंदर ये सब चीजें बिल्कुल बीमारी की तरह देखी जाती हैं और उन्हें या तो मार दिया जाता है या फिर इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो खुद को ही खत्म कर लेते हैं और वो अपनी जिंदगी इस हॉरर के साथ नहीं जी सकती। तो चित्रा भी ये फेट एक्सेप्ट कर लेती है और वापस चली आती है। तभी हम कैथी को देखते हैं जो कि ऋषि को लेकर चर्च जाती है और अब ऋषि को वीजी भी नहीं दिखाई देती और ऐसे धीरे धीरे वो कैथी के करीब आने लगता है और वो भी उसे चाहने लगी थी। अब ऋषि के हायर ऑफिसर्स उससे सवाल जवाब करते हैं कि इस केस के अंदर कोई लीड उसे मिली या फिर नहीं, जिस पर वो कहता है कि वनराची किलिंग्स में पोचर का हाथ नहीं है, दोनों का मोटिव बिल्कुल अलग अलग है और उसके कुछ सस्पेक्ट्स भी हैं, लेकिन उसे थोड़ा सा और टाइम चाहिए होगा। लेकिन टाइम देने के साथ साथ उसके सीनियर्स उस पर बहुत गुस्सा करते हैं, इवन उसके ऊपर सवाल तक उठाने लगते हैं कि वो सही व्यक्ति है भी इस केस के लिए या फिर नहीं। अब ऋषि अपने रूम में था जहां पर वो रॉबर्ट की फोटोज को चेक कर रहा होता है, तो उसे उन बकरियों के बारे में पता चलता है और अब वो सेल्वम के पास जाता है जो कि उसको सच बताता है कि रॉबर्ट असल में बकरियों और रैबिट्स के जरिए उनको बेट की तरह इस्तेमाल करता था ताकि दूसरे जानवरों को बुलाकर वो उनकी पिक्चर्स ले सके।
फिर वो इन बेट्स को नशे के इंजेक्शन लगवाने लगा जिससे कि दूसरे जानवर इनको खाकर धीरे धीरे चलें और फोटोज अच्छी आएं। लेकिन ज्यादा नशे की वजह से वो जानवर भी खत्म हो जाते थे और रॉबर्ट को इस चीज का जरा सा भी दुख नहीं होता था और वो जंगल के खिलाफ पाप कर रहा था, जिसके चलते वनराची ने उसको सजा दे दी और तब से वो खुद अपने और अपने परिवार के लिए वनराची से माफी मांग रहा है। अब ऋषि घर आ जाता है और रात को उसकी अचानक नींद खुलती है तो वो घर के बाहर बहुत सारे वेब स्पिनर्स को देखता है जो कि अपना कुकून बना रहे थे और वो बाहर आकर देखता है तो उसे वनराची दिखाई देती है जो कि जंगल की ओर चली जाती है और अब वो उसके पीछे जाता है, जिसके साथ एपिसोड 8 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 9 वहीं से शुरू होता है जहां पर ऋषि वनराची के पीछे भागते हुए जंगल में आता है और वो हर बार यहाँ से वहां गायब होकर इधर उधर उसको दिख रही थी और माहौल डरावना होता जा रहा था। साथ ही साथ अब ऋषि घूमते घूमते उस पेड़ तक पहुंच जाता है जहां पर वनराची रहती है और यहाँ पर कनेर के फूल भी लगे हुए थे जिनकी स्मेल से वो बेसुध सा होने लगता है और अब वनराची उसके करीब आ जाती है, लेकिन तब तक वो बेहोश हो जाता है, जिसे अगले दिन गेस्ट हाउस के बाहर ही होश आता है और उसके आसपास कनेर के फूल ही पड़े हुए थे। अब तभी हम अय्यनार को देख पाते हैं जो कि यमुना के साथ नए घर को देखने आया था और वो उसके साथ ही रहने का फैसला करता है क्योंकि उन दोनों के परिवार कभी मानने नहीं वाले थे, लेकिन उनको तो अपना रिश्ता बचाना था। अब शाम को वो चित्रा से मिलने पब जाता है जहां पर वो ये बताती है कि एकम्बरम के सीक्रेट फोन से कुछ मैसेजेस उसकी पीए वसंती को भेजे गए थे जिनमें किसी न्यूज मीडिया पोर्टल्स को बहुत भारी मात्रा में पेमेंट्स करी गई थी और अभी वसंती यहीं पर है तो वो उससे सच जानने की कोशिश करेगी। चित्रा उससे फ्लर्ट करके सच जानने की कोशिश करती है और अब अय्यनार को पता चल जाता है कि असल में वो लेस्बियन है, जिससे वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और उससे दूर सा होने लगता है और वो भी उसको सच बता देती है और उसके ऐसे बदले बर्ताव को देखकर वो काफी दुखी होती है। तो वो उसके दुख को समझता है और ये कहता है कि वो एक कंजर्वेटिव फैमिली से आता है तो उसकी सोच थोड़ी सी ओल्ड है, लेकिन वो अपनी सोच को बदलेगा, खुद सुधार करेगा और जैसे पहले उसका दोस्त था वैसे ही उसका साथ देगा। अब वो दोनों ही ऋषि के पास होते हैं और वो लोग वही डिस्कशन करते हैं कि रॉबर्ट और एकम्बरम का तो पोचर से कोई लिंक ही नहीं था, लेकिन एकम्बरम ने जब जंगल से रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया तो 5 साल में हजारों पेड़ उसने काटे और उससे पहले उसने न्यूज मीडिया, पॉलिटिशियंस, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को खरीद लिया ताकि ये बात किसी तक पहुंच ही ना पाए और इससे हजारों जानवर और चिड़िया बेघर हो गई थीं। ऋषि कहता है कि इन विक्टिम्स में एक बात कॉमन है कि उन्होंने अपने अपने तरीके से जंगल और जानवरों को हर्ट किया, उनको नुकसान पहुंचाया। खैर तभी हम सेकर को देख पाते हैं, यानी कि उसी हंटर को, जो कि एक गुफा में छुपा हुआ था और उसके अंकल उसके लिए खाना लेकर आते हैं और उसको बताया जाता है कि उसका एक आदमी कल उसे यहाँ से निकाल लेगा। तभी हम ऋषि को देखते हैं जो कि सत्या से मिलने जाता है और यहाँ पर वो ये कहता है कि हर बार उसे हर चीज का रैशनल एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, लेकिन इस बार ये केस पूरी तरह से अजीब है जो कि उसकी सोच को भी चुनौती दे रहा है, यानी कि उसे भी यहाँ पर सुपरनैचुरल एंगल फील हो रहा था। अब उन दोनों को एक खबर मिलती है और वो जंगल जाते हैं तो एक पेड़ पर सेम उसी हालत में सेम कोकून में सेकर की लाश लटकी हुई थी और वो उसके अंकल से पूछते हैं तो वो बताता है कि वो उसे खाना देकर लौट रहा था। तभी उसने वनराची की आवाज सुनी और उसकी एक झलक देखी, जिससे डर कर वो भाग गया और फिर सेकर इस हालत में यहाँ पर मिला। अब ऋषि, सत्या, चित्रा और अय्यनार उस केव तक जाते हैं जिसके बारे में सत्या बताता है कि ये कई मीलों तक लंबी फैली हुई केव है और यहाँ कभी कोई नहीं आता और उन्हें यहाँ का मैप लाना होगा, लेकिन ऋषि कहता है कि देर होने पर क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगा। वो लोग केव में जाते हैं लेकिन चित्रा क्लॉस्ट्रोफोबिक होती है तो अंदर आने से डर रही होती है, लेकिन वो अकेले बाहर भी नहीं रह सकती थी तो फाइनली अंदर आ जाती है, यानी कि उसको चूज करना था कि वो अंदर जाएगी या फिर बाहर वनराची का शिकार बनेगी। अब आगे उन्हें 2 और गुफाएं मिलती हैं और अय्यनार सत्या के साथ पहली गुफा में जाता है तो उनको वेब स्पिनर्स की केव मिल जाती है जहां पर वो रहते हैं। वहीं दूसरी ओर ऋषि को दूसरी गुफा में केव पेंटिंग्स मिलती हैं जिनमें वही सब बना हुआ था जो हमने एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में गांव वालों को, ट्राइबल लोगों को करते हुए देखा था। तभी ऋषि को वनराची वाली वो स्टैचू मिल जाती है जिसके सामने गांव वालों ने वो रिचुअल किया था और वहीं चित्रा को जले हुए गांव वालों के गोस्ट हॉन्ट करने लगते हैं और वो बहुत ही ज्यादा डर कर चिल्लाने लगती है, भागने लगती है, लेकिन ऋषि को कोई नहीं दिखाई देता और वो उसके पीछे पीछे भागता है तो उस कुएं के अंदर गिर जाता है जिसके अंदर एपिसोड 1 में सभी ट्राइबल लोगों ने यानी कि गाँव वालों ने आग में कूद कर जान दे दी थी और यहाँ पर उसे उनकी राख और हड्डियां मिलती हैं और अब तक अय्यनार और सत्या भी वहां पर आ गए थे। अब वो सभी थायनकाडु के पुराने डीएफओ से मिलने जाते हैं जो कि बताते हैं कि उस वक्त यहाँ पर ट्राइबल रिलोकेशन स्कीम चालू हुई थी, लेकिन 100 साल से यहाँ पर रहने वाले कानागर ट्राइब के लोगों ने ये जंगल मतलब कि उनका घर छोड़ने से मना कर दिया।
उनको बार बार समझाया जाता था, गवर्नमेंट हर बार ऑफिशियल्स भेजा करती, लेकिन वो लोग अपनी जिद पर अड़े रहे और फिर उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो वो गुफा में चले गए और वहां पर पूजा करी और सभी एक साथ आग में कूदकर खत्म हो गए थे। अब जब गांव खाली मिला तो उन सबको ढूंढा गया और उस केव तक जब वो लोग पहुंचे तब तक देर हो गई थी और जब उनके शवों को वहां से निकालने की कोशिश करी गई तो वहां की टॉक्सिक वाइट डस्ट से लोगों को हेलुसिनेशंस होने लगे, जिससे उन्हें सभी गांव वालों के जले हुए भूत दिखाई देते थे और फिर उस गुफा से उनकी बॉडीज कभी निकाली ही नहीं गई। अब वो लोग कालिया पेरुमल से मिलते हैं जो कि उस धरने से ही कानागर ट्राइब के साथ था, जो कि बताता है कि वो लोग जंगल को अपना घर मानते थे, उसे पूजा करते थे, उसकी सेवा करते थे। वो पेड़ों को बच्चों की तरह बड़ा किया करते थे और जानवरों की सेवा करते, उनका ख्याल रखते थे। लेकिन यहाँ पर माइनिंग प्रोजेक्ट आने वाला था जिससे पूरा जंगल तबाह हो जाता और वो इसे रोकना चाहते थे, अपने एनवायरनमेंट को बचाना चाहते थे। लेकिन जब कुछ काम नहीं आया तो वो सब खत्म हो गए, जिससे ये इशू बड़ा बन गया और फाइनली माइनिंग प्रोजेक्ट रुक गया। अब ऋषि चित्रा और अय्यनार से बात करता है और चित्रा से कहता है कि उसने गुफा में टॉक्सिन इनहेल कर लिया था और ये उसकी आंखों से ही पता चल गया था, जिस पर वो कहती है कि वो उस ट्राइब के बारे में कुछ नहीं जानती, फिर उसने उन्हें कैसे देख लिया, ये चीज तो समझ से ही बाहर थी। अब अय्यनार कहता है कि दुनिया भर में मांस वाले जो भी केसेस हुए हैं उनके अंदर कल्ट रिलीजन एंगल भी होता है, रिचुअल्स भी होते हैं और ये सेम वैसा ही है। और उस दिन कानागर के लोगों ने पूजा नहीं करी थी, बल्कि वो सैक्रिफाइस वाला रिचुअल किया था वनराची को बुलाने के लिए, ताकि वो धरती पर वापस आ जाए। अब तभी वो लोग मंगई का वनराची थीम डांस ड्रामा देखने जाते हैं और मंगई वही है जिसकी एक शॉप है जो कि डॉल्स बनाती है वनराची की, अगर आप भूल गए होंगे तो, जिसके अंदर वनराची की कहानी बताई जा रही थी। अब ऋषि कैती से मिलने जाता है जिसका आज बर्थडे था और वो दोनों साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। तो अब कैती उसे प्रपोज कर देती है और वो भी वीजी के बाद से टूट गया था, लेकिन कैती को देखकर वो हील होने लगा है तो वो भी अपने प्यार का इजहार कर देता है और दोनों किस करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर हलचल शुरू हो जाती है, लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और ये लोग गेस्ट हाउस के अंदर देखने जाते हैं तो शॉकिंगली उन्हें एक रूम की एटिक के अंदर प्रेजेंट डीएफओ मलिका की कुकून में लिपटी हुई लाश मिलती है, जिसके साथ एपिसोड 9 यहीं पर खत्म हो जाता है। और अब हम आ जाते हैं इस सीरीज के क्लाइमैक्स पर, यानी कि एपिसोड 10 पर। तो फाइनल एपिसोड शुरू होता है सत्या से, जो कि खुद को उसी वनराची वाली केव में पाता है जहां पर उसे भूत कुछ पिलाते हैं और अब आगे के कुएं से वनराची बाहर आकर उसकी ओर बढ़ने लगती है, जिसके साथ उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि बस ये एक बुरा सपना था। और अब वो मलिका के क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। अब ऋषि अपने कैबिन में बैठा हुआ था जिसे उसी एक्सपर्ट का कॉल आता है जिसने उसे उस बग को दिया था, जो कि बताता है कि सभी लिविंग बीइंग्स लाइक इंसान, इंसेक्ट्स और ट्रीज से एक तरह का केमिकल निकलता है जिसको फेरोमोन्स कहा जाता है, जो कि स्पेशली इंसेक्ट्स में मोस्टली पाया जाता है, जिससे वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। तो जहां जहां इन फेरोमोन्स को छिड़का जाएगा तो ये वेब स्पिनर्स उसकी ओर आकर्षित होकर बहुत जल्दी जाल बुन देंगे। अब ऋषि को एक लीड मिल गई थी तो वो अकेले ही उस गुफा में जाकर कुछ इन्वेस्टिगेशन करता है, जिसे वो पेंटिंग्स मिलती है और वो उनकी पिक्चर्स ले लेता है। और यहाँ पर रांची की गुफा से उसे एक रास्ता मिलता है जहाँ से वो वेब स्पिनर्स वाली केव तक पहुँचता है, जहाँ पर एक पेड़ की जड़ लटकी हुई थी। अब फिर से उसे वीजी दिखाई देती है, जिससे वो कहता है कि वो नहीं जानता कि वो यहाँ पर है भी या फिर वो खुद से ही बात कर रहा है। लेकिन उस दिन उसे वहां पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि फिर वो आज जिंदा होती। और उसे उस पर गुस्सा भी आता है, लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं सकता और उसने उससे प्यार भी किया है। भले ही लड़ाइयाँ हैं लेकिन उनकी अच्छी यादें भी हैं, अच्छे मोमेंट्स भी हैं और वो उसे बहुत मिस करता है। लेकिन अब उसे जाना होगा, वो उसे आजाद करना चाहता है, जिसके साथ ही वो वहां से चली जाती है। और तभी उसे एक रोशनी दिखाई देती है जो कि ऊपर साइड से आ रही थी, तो वो उसे चेक करता है, जिसके साथ वो उस पेड़ से होते हुए बाहर निकल जाता है जहां से वनराची आया करती थी। खैर अब वो उन्हें वो पिक्चर्स दिखाता है जो कि उसने केव के अंदर ली थी। तो वो ये बताते हैं कि ये कानागर की खास अर्ब्स हैं जिसके बारे में सिर्फ वही जानते थे और उन्हें ही पता था कि ये कहाँ पर मिलती हैं और कोई बाहर वाला उनको ढूंढ नहीं सकता। और बाकी कुछ फोटोज के अंदर उन अर्ब से खास दवाइयां बनाने की विधि लिखी गई है, लेकिन ये कानागर की लोकल लैंग्वेज में है जिसे कोई भी डिकोड नहीं कर सकता। जिस पर ऋषि कहता है कि क्या सिर्फ कानागर ही डिकोड कर सकते हैं। और हर क्राइम सीन में 3 सवाल होते हैं, क्यों, कैसे और कौन। तो यहाँ पर क्यों का जवाब उनके पास है और कैसे की बात करें तो जवाब ये है कि उस दिन कुछ कानागर बच गए थे, यानी कि उस रिचुअल के वक्त, जी हाँ, जो कि उस पेड़ से होकर केव से बाहर आ गए थे जहाँ से ऋषि बाहर आया। और अब वही लोग उन अर्ब से सेडेटिव बनाकर उन विक्टिम्स को पैरालाइज करते हैं, जिससे कि उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है। और इन अर्ब्स के बारे में मेडिकल डिपार्टमेंट को भी नहीं पता, तो वो उसे टॉक्सिन टेस्ट के जरिए पकड़ नहीं पाते।
और किलर्स उस पेड़ की जड़ से फेरोमोन्स बनाकर डेड बॉडी पर स्प्रे कर देते हैं, जिससे कि वेब स्पिनर्स उससे अट्रैक्ट होकर जाल बुनकर वो कोकून जल्दी से जल्दी बना देते हैं। मतलब यहाँ पर फिलहाल उसके हिसाब से कोई भी वनराची नहीं है और जो कानागर उस दिन बच गए थे वही असली कातिल हैं। अब यहाँ पर वही माइन फिर से शुरू हो जाती है जिसे 20 साल पहले रोका गया था और आज से वहाँ पर काम शुरू होने वाला था, तो वहाँ पर लेबर आ चुकी थी। लेकिन माइन से जंगल तबाह हो जाएगा तो अब माइन खत्म करने वनराची भी वहाँ पर आती है और माइन के अंदर लेबर्स को हॉन्ट करती है, जिसके साथ वहाँ पर ब्लास्ट भी हो जाते हैं। तो सभी लेबर्स वहीं पर कैद हो जाती है और कई तो इंजर्ड भी हो गए थे। लेकिन तब तक ऋषि वहाँ पर चित्रा और अय्यनार के साथ आ जाता है, जो कि बंद रास्ते को खोलने लगते हैं और ऋषि दूसरा रास्ता ढूंढने चला जाता है। अब उसे वनराची दिखाई देती है और कोई उस पर वही पैरालाइज करने वाला पॉइजन स्प्रे कर देता है और ऋषि पहले ही समझ गया था कि उस दिन उस गुफा से कुछ बच्चे ही निकले थे, जो कि फिलहाल 21 से 35 साल के आसपास के होंगे और वो सब उसके सामने हैं, कहीं छुपे नहीं हैं। और कौन हो सकता है जो कि जंगल को अपने हिसाब से स्टेज कर सकता है? तो इसी सवाल के जवाब के साथ दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। तो उस दिन जब सब लोग आग में कूद गए थे तो कुछ बच्चे डर कर पीछे हट गए और बाहर निकल कर आ गए। अब मुखिया जी यानी कि कालिया पेरुमल को उनके बारे में पता चला तो उन्होंने उनका सच सबसे छुपा लिया, क्योंकि इससे ट्राइब के सैक्रिफाइस का कोई मतलब नहीं रहता, और उन्होंने उन बच्चों को अनाथ आश्रम में डाल दिया। अब उन बच्चों को अलग अलग परिवारों ने अडॉप्ट कर लिया और एक बच्ची को तो खुद मुखिया जी ने ही गोद लिया था, यानी कि कोई और नहीं बल्कि मंगई को। और यही एक बच्ची थी जो कि वहां पर रही, जो कि वहीं पर पली बड़ी हुई। अब सबसे बड़ा बच्चा एक दिन इरफान और उसके साथी की जान बचाता है और फिर उसे दूसरे शहर का एक फॉरेस्ट ऑफिसर अडॉप्ट कर लेता है और वो बच्चा भी फॉरेस्ट ऑफिसर बनता है, जिसको पता चलता है कि मलिका नाम की करंट डीएफओ से जंगल को नुकसान हो रहा था। तो वो वापस थायनकाडू आता है और अपने भाई बहनों को इकट्ठा करके अपना बदला शुरू करता है, वनराची वाली कहानी गढ़ता है और यहाँ पर सारी प्लानिंग करता है। और यही लोग वो किलिंग्स करते थे और वनराची विक्टिम स्टेज करा करते थे। अब ये बच्चे कौन है तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो ये है सत्या, जो कि सबसे बड़ा बच्चा है, मंगई, कैती, अब्दुल, थंगरासु और लड़की तुलसी, जी हाँ, जो कि उस वक्त 1 साल की थी और फिलहाल वो मंगई के साथ रांची बनती है। और अगर आपको थंगरासु के बारे में याद नहीं आया है तो वो रतिराम का एडॉप्टेड भाई है और ये सारे मिलकर यानी कि 6 भाई बहन मिलकर ये किलिंग्स कर रहे थे। अब ऋषि को उनका बेस भी मिल गया था, जहां पर उनका पूरा सामान, अर्ब्स और एक जहर से भरा हुआ सिलेंडर रखा हुआ था, जिससे आज वो माइन के सभी लेबर्स को खत्म कर देंगे, क्योंकि माइन से ही सब कुछ शुरू हुआ था तो माइन से ही सब कुछ खत्म होगा। खैर अब ऋषि उनको समझाता है कि ये सब बिल्कुल गलत है और इसको रोकने के और भी तरीके थे, और संगीता के साथ जो कुछ हुआ, उसके बच्चे के साथ जो कुछ हुआ, वो डिजर्व नहीं करती थी। और वो कहते हैं कि वो तो गलती से हुआ था क्योंकि उन्हें वनराची का डर लाना था, लेकिन जो कुछ भी हो अब एक छोटे बच्चे को ऐसे नहीं मार सकते। और ऋषि ये कहता है कि ये माइन के वर्कर्स मासूम हैं, लेकिन उसकी बात वो नहीं सुनते और अब वो उस पर फेरोमोन्स डालकर उस पर वेब स्पिनर छोड़ देते हैं। और ऋषि का माइग्रेन ठीक हो गया था क्योंकि कैथी उसे अर्ब टी दे रही थी, जिससे कि अब उसे वीजी वाले हेलुसिनेशंस की दिक्कत नहीं थी। खैर अब उस बेस पर यमुना को एंटीडोट मिल गया था, जिसे वो इन तीनों को दे देती है, यानी कि ऋषि को, चित्रा को और अय्यनार को, कि अगर पॉइजन से हार्ट रुक भी जाए तो ये अर्ब उसको किक स्टार्ट कर देगी और ऐसे फिलहाल ऋषि की जान बच जाती है। खैर अब वो उन लोगों को रोकने जाता है तो वो लोग उससे और अय्यनार और चित्रा से लड़ने लगते हैं, जिसके अंदर अब्दुल और सत्या मारे जाते हैं और ऋषि को सत्या की मौत से बहुत दुख होता है। खैर तब तक वहां पर पुलिस आकर सभी वर्कर्स को रेस्क्यू कर लेती है और बाकी लोगों को जेल भेज दिया जाता है, यानी कि जो बाकी 4 बचे हुए थे। अब ऋषि, अय्यनार, यमुना और चित्रा बात कर रहे होते हैं कि ये सभी लोग 4 साल पहले आए थे, लेकिन बाला तो 5 साल पहले मारा गया था, तो क्या उसको रियल वनराची ने ही मारा है, जिस पर कोई यकीन नहीं करता। लेकिन ऋषि यहाँ पर सच जानता था। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस सीरीज के एक और असली पत्ते, क्योंकि उस रात वो रियल वनराची से ही मिला था। जी हाँ, जब उसने वनराची का पीछा किया, और असली वनराची इसी जंगल में रहती है जो कि बुरे लोगों को मारने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वहां पर सत्या और उसकी टीम अपना काम कर दिया करते थे। लेकिन अब वो लोग यहाँ पर नहीं रहे तो उसको सब कुछ खुद देखना होगा, तो वो उसी केव में फिर से रहने लगती है, जो कि अब अपने जंगल को खुद ही प्रोटेक्ट करेगी। और वो खुद ईविल है तो बड़े से बड़ा इंसानी ईविल उसके सामने टिक नहीं पाएगा। और बूम, इसी के साथ में इंस्पेक्टर ऋषि सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इंस्पेक्टर ऋषि सीरीज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन और कहानी अच्छी लगी होगी। अब देखो यहाँ पर जो वनराची वीडियो के अंदर रिकॉर्ड हुई थी ना, जो कि पेड़ से ऊपर परपेंडिकुलरली 90 डिग्री में उतर रही थी, वो रियल वनराची थी, क्योंकि कोई भी इंसान एक्टिंग करके ऐसा नहीं कर सकता।
यानी कि यहाँ पर रियल वनराची तो थी ही, लेकिन यहाँ पर ये लोग जो थे जो कि ट्राइबल लोग थे, यानी कि ये 6 भाई बहन यहाँ पर पहले ही उसका काम कर दे रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि वनराची को मेहनत करने की क्या जरूरत है। और वैसे भी ऐसी डिएटीज को किसी के भी सामने आने का कोई शौक नहीं होता, वो अपना आराम से काम करती हैं और चली जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पर भी पर्सनली बात कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और आप सीरीज को Amazon प्राइम पर जाकर देख सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग सीरीज के लिए। एंड ट्रस्ट मी, मैं एक और सीरीज लेकर आने वाला हूं जो कि बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वो कोई भी साउथ इंडियन हॉरर मूवी या फिर कोई सीरीज नहीं होगी, वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। उम्मीद करता हूं कि आप उसको भी अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए उसके लिए। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए